नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रांची के राम मंदिर में तोड़फोड़ की जांच अब तेज हो गई है। अपराधियों की धर पकड़ के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। चोरों ने किया बड़ा कांड। पहले मंदिर में की चोरी, फिर साजिश के तहत मूर्तियों को तोड़ा। मंदिर में खौफ और दहशत का माहौल। मूर्तियों का टूटा हुआ हिस्सा, मंदिर परिसर में फर्श पर पड़ा टुकड़ा और टूटा हुआ ताला उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रहा है जिसे बरियातू में चोरों ने सर्द रात के अंधेरे में पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चकमा देते हुए अंजाम दिया है, जिसके बाद से राजधानी रांची का माहौल बिगड़ गया है। चोर मूर्तियों के चांदी के मुकुट चुराकर अपने साथ ले गए हैं, जिससे लोग आक्रोशित हैं क्योंकि चोरी के साथ साथ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में लगे भगवान की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया है, जिससे भावनाएं आहत हुई है। मंदिर के पुरोहित ने इसे सोची समझी साजिश बताया है। अंदर से कई प्रतिमाओं को खंडित किया गया, उसके साथ साथ कई मुकुट की चोरी की गई, जिसके बाद हो हंगामा शुरू हुआ है। आप देखिए एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई है और तमाम बिंदुओं पर जांच भी चल रहा है। कई ऐसे मूर्ति हैं जिसके हाथ को खंडित किया गया है, हाथ को तोड़ा गया है, और कई ऐसे मुकुट हैं जिसकी प्रतिमा को भी प्रतिमा के ऊपर लगे हुए मुकुट को भी यहाँ से वो चोरी कर ले गए हैं। कुल बताया जा रहा है कि 7 मुकुट यहाँ से चोरी कर ले जाई गई है। मुखी माता है तो बगला मुखी का मुकुट ले लिया और ये तोड़ दिया। उसके बाद राम दरबार है तो राम दरबार में सबका तो पहले मुकुट ले लिया जब, और उसके बाद में राम दरबार का राम जी का दाहिना हाथ तोड़ दिया, सीता जी का बाएं हाथ तोड़ दिया, दुर्गा जी हैं उनका चेहरा को रगड़ दिया ऐसे करके। वारदात के बाद से पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और चोरों की तलाश में जुट गई है ताकि उन्हें गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके और साजिश का सच सामने ला सके। वहीं नाराज लोगों ने सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता से जांच का भरोसा दिया है। व्यक्ति के द्वारा किया गया है उसके लिए हमारी पूरी टीम लगाई गई है। इसमें हम लोग एक पुलिस की एक एसआईटी गठन कर रहे हैं, जिसमें हमारे 5 दरोगा जो है इसमें काम करेंगे और साथ साथ में इसका कांड का उद्भेदन अतिशीघ्र हो, इसके लिए हम लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ में जो मूर्तियां विखंडित हुई हैं उसके लिए सांसद विधायक जो है अपनी तरफ से मूर्ति देने की बात कही है, और एक मूर्ति मैं अपनी तरफ से जो है प्राण प्रतिष्ठा कराऊंगा क्योंकि मेरे पिता की इच्छा थी और मैं इसके लिए मैं अपने वेतन मद से मैं इसको करवाऊंगा। ये हमारी अपनी पर्सनल आस्था है। श्री राम मंदिर में चोरी मामले में एसआईटी बनाई गई है। टीम में 5 थाना के दारोगा को शामिल किया गया है जो सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को खंगाल रहे हैं। आरोपी तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अफसोस की बात अब तक पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में सवाल ये है कि बार बार मंदिर क्यों बन रहे निशाना? चोरी और मूर्ति खंडित करने की घटना क्यों? कब पकड़े जाएंगे आस्था पर चोट करने वाले आरोपी? न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रांची के मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। असामाजिक तत्व, और ये असामाजिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही बोलेंगे, वो इस बड़े आयोजन में दुनिया का सबसे बड़ा दीपावली का त्योहार, दुनिया का सबसे बड़ा रामनवमी का त्योहार 22 जनवरी, उसमें खलल डालना चाह रहे, शांति भंग करना चाह रहे, उपद्रव कराना चाह रहे कि कानून व्यवस्था खराब हो जाए। किंतु देश की जनता सहिष्णु है, देश की जनता शांति प्रिय है। सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई वैसे लोगों को जो इसके लिए जिम्मेवार हैं वैसे लोगों को गिरफ्तार करो, कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ, लेकिन इसमें वोट मत देखो, वोट बैंक मत देखो। और जो वोट बैंक तलाशोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 10 जून की घटना अभी भी मानस पटल पर अंकित है, जो मिट नहीं रहा है। चेहरे, बहुत से चेहरे, मैं भी जानता हूं उनको, बहुत से ऐसे चेहरे, हजारों की संख्या थी, और हम अपने मंदिर की सुरक्षा नहीं कर पाए। लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं ताकि समाज का जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो खराब हो सके, और हमें यह लगता है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रशासन भी संजीदा है और प्रशासन भी अविलंब
ऐसे लोगों को चिन्हित करके अविलंब गिरफ्तार करके जेल के शिकंजे के पीछे भेजने का काम करें। तो झारखंड में नए वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बार फरवरी माह में बजट सत्र हो रहा है, जिसमें गांव, किसान, कृषि और नौजवानों पर विशेष फोकस किया जाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही रोजगार और स्वरोजगार पर भी जोर रहने वाला है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि बजट को लेकर 10 और 11 जनवरी को विभागीय अफसरों के साथ साथ वित्त विभाग के एक्सपर्ट्स के साथ भी मीटिंग की जाएगी। 10-11 को 2 दिन वित्त विभाग, जितने संबंधित विभाग हैं और जितने एक्सपर्ट्स हैं बाहर, सरकार के बाहर, उनसे मीटिंग करेंगे हम लोग और राय लेंगे इस बार का बजट कैसे बने, किसमें प्राथमिकता दी जाए, जिससे गरीब लोगों को के हित में कल्याणकारी योजनाएं को शुरू कर सके। हम लोग वो करेंगे, डिस्कस करेंगे 10-11 को। तो झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गोड्डा और देवघर को भी शामिल किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर मोहर लगेगी तो झारखंड में राहुल गांधी की यात्रा 13 की बजाय 15 जिलों से होकर गुजरेगी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जहां पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वैसे तो हमारा गठबंधन में सारी सीट 14 ही सीट है, लेकिन कोशिश करेंगे जहां जीतने वाला है और अच्छा परफॉर्मेंस हो सके तो 13 से लेकर 15 जिला तक हम लोग उनको पैदल यात्रा में हम लोग शरीक होना चाहते हैं कि कम से कम 13 नहीं 15 हो जाए। तो इस विषय में भी हम लोग आलाकमान को भी आग्रह किए हैं। तो रांची में रिम्स के हॉस्टल में छात्रों के बीच मारपीट पर सख्त कार्रवाई की गई है। साथ ही 3 मेडिकल छात्रों को एकेडमिक हॉस्टल से बाहर कर दिया गया है। इससे पहले इस मामले में 10 छात्रों को सस्पेंड किया गया था। आज इसमें से 9 छात्र परिजनों के साथ पहुंचे। उन छात्रों के अभिभावकों ने छात्रों की ओर से माफी मांगी और ऐसी गलती नहीं दोहराने का आश्वासन दिया। इसी दौरान 3 छात्रों को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। साथ ही 6 छात्रों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रिम्स के हॉस्टल में गुरुवार को छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें कई छात्र घायल तक हो गए थे। यही नहीं, उपद्रवित छात्रों ने रजिस्टर और बेंच डेस्क में आग तक लगा दी थी। उन लोगों को बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं, तो पेरेंट्स माफ़ी मांग रहे थे कि ठीक है, बच्चों से गलती हो गई। और हम लोग भी देखिए, अपना ही बच्चा है, हम लोग भी उसको इस तरह माने किसी तरह का बहुत कठोर पनिशमेंट तो देना नहीं है कि किसी को डिबार कर देना है एग्ज़ाम से, ऐसा कुछ करना नहीं है, लेकिन कुछ तो पनिशमेंट देना है। बिल्कुल चार्ज लगाएंगे उसमें, क्योंकि सरकारी संपत्ति है तो उसे फाइन कर रहे हैं हम लोग। कौन-कौन सा चीज़ उन्होंने क्षतिग्रस्त किया था? जैसे पुराना टेबल है, सिक्योरिटी का अटेंडेंस रजिस्टर है बच्चों का, वहाँ जो आते जाते हैं बच्चे तो अटेंडेंस रजिस्टर वो सब जल गए तो उस पर फाइन लगेगा। रिम्स के हॉस्टल संख्या 1 में बीते दिनों हुए विवाद के बाद अब रिम्स भी सख्ते में है। आज रिम्स प्रबंधन ने हॉस्टल के अंदर के 10 बच्चों और उनके परिजनों के साथ बैठक की है। इस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि रिम्स प्रबंधन ने हॉस्टल के अंदर रहने वाले 3 बच्चों को पूर्ण रूप से निलंबित कर दिया है, यानी हॉस्टल में अब वो 3 बच्चे नहीं रह पाएंगे। हालांकि उनके नामों का खुलासा हॉस्टल प्रबंधन ने नहीं किया है। अगर इस पूरे मसले की हम बात करें तो इस पूरे मसले की शुरुआत गुरुवार के दिन से हुई थी। गुरुवार के दिन 2 गुटों के बीच झड़प हुई, झड़प के बीच कई लोग इसमें घायल भी हुए। घायल के बाद रिम्स प्रबंधन ने इस पर सख्ती बरतते हुए आज ये निर्णय लिया है कि अब हॉस्टल के अंदर वो 3 बच्चे हॉस्टल में नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा ये भी निकलकर बातें सामने आई थी कि हॉस्टल के अंदर उन बच्चों ने उपद्रव मचाते हुए हॉस्टल के अंदर के बेंच डेस्क को भी जलाया था और रजिस्टर में भी आग लगाए थे और जो वहाँ गार्ड थे उनके साथ भी बदसलूकी की गई थी। इन तमाम चीज़ों के बीच 6 बच्चों को सभी बच्चों को 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया
है। इस झड़प के साथ ही कई तरह के नियम भी रिम्स प्रबंधन की ओर से लगाए गए हैं। रिम्स के डीएन ने कहा है कि हॉस्टल के अंदर जो भी अब प्रवेश करेगा उसे प्रवेश करने से पहले अपना आई कार्ड यानी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र गार्ड के पास दिखाना होगा, तभी वो अंदर प्रवेश कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ अन्य नियम भी अंदर लगाए गए हैं। उन नियमों की माने तो रिम्स प्रबंधन ने कहा है कि जब आपसी बैठक में ये भी बातें निकलकर सामने आई है कि आशीष यादव नाम के किसी लड़के द्वारा हॉस्टल के अंदर शराब की बोतलें पहुंचाई जाती थी, ऐसा बच्चों ने कहा है। अब देखना होगा कि रिम्स शराब की बोतलों पर कैसे रोक लगा पाती है, इन तमाम चीजों पर कैसे रोक लग सकता है और विद्यार्थियों का जीवन कैसे सफल हो सकता है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। दिल्ली से कुछ माह पहले गिरफ्तार हजारीबाग के आईएसआईएस आतंकी शहनवाज आलम का कबूलनामा सामने आया है, जिसमें उसने गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुंबई के कनेक्शंस की जानकारी दी है। गिरफ्तार आतंकी हजारीबाग के पिलावल का रहने वाला है और उसके पिता पेशे से टीचर हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने हजारीबाग में ठिकाने की जांच की। कई परिजनों से भी यहां पर कई तरह के सवाल जवाब किए गए, पूछताछ इनसे भी हुई है। तो पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकी शहनवाज आलम, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसने कई तरह का खुलासा भी किया और खुलासा किया कि पूरे महाराष्ट्र मॉड्यूल के निशाने पर मुंबई और गुजरात के शहर सीधे तौर पर थे। आईएसआईएस अपने आतंकी के जरिए गोधरा कांड का बदला लेने के लिए पूरे गुजरात में सीरियल तरीके से बम ब्लास्ट करवाना चाहती थी। गुजरात में बड़े आतंकी हमले की बकायदा जनवरी 2023 में एक रेकी भी की गई थी। आतंकियों ने कई जगहों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की। विदेश में बैठे हैंडलर्स को इस पूरी डिटेल को भेजा जा रहा था, जिन तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही थी कि आखिर इसे कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा। और ऐसे में ये रेकी जो करने वाला आतंकी है शहनवाज, उस आतंकी शहनवाज को भी जान लेते हैं। हजारीबाग शहर के पिलावल का रहने वाला है ये। नागपुर से देखिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है। शहनवाज की अगर बात करें तो शहनवाज आलम माइनिंग में इंजीनियरिंग किए हुए है। एनआईए का मोस्ट वांटेड है ये शख्स और 5 लाख का इनामी भी। आतंकी के पिता हालांकि पेशे से एक शिक्षक हैं, एक टीचर हैं। शहनवाज सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता है, उसका संबंध जो है एक सामान्य से परिवार से है। कुछ महीने पहले पुलिस हजारीबाग में कई ठिकानों पर छानबीन करती हुई भी नजर आई थी और इस छानबीन में शहनवाज के प्रॉपर्टी को भी खंगाला गया था। शहनवाज के रिश्तेदार और दोस्तों से भी इस बाबत पूछताछ जो है वो की गई थी कि आखिर शहनवाज कैसे इन हैंडलर्स के संपर्क में आता है, कैसे ये जानकारी इस तक पहुंचती है और कैसे इस शख्स ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते आतंकियों से अपना कनेक्शन जोड़ लिया और इस धंधे में वो जुड़ गया। रुक करेंगे दूसरी खबर की तरफ। हजारीबाग से ये बड़ी खबर, इस पूरे खबर को लेकर के जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी। थाना क्षेत्र का रहने वाला शहनवाज हसन दिल्ली पढ़ाई के लिए गया हुआ था। हालांकि उन्होंने वहां पर पहुंचकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनका जो जुड़ाव है आईएसआईएस संगठन के सदस्यों के साथ हुई और उसके बाद उन्होंने भारत के कई हिस्सों में आतंकी हमले का साजिश रचने लगा। लेकिन उससे पूर्व ही दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगर हम फिलहाल अपडेट की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हजारीबाग पहुंचकर कई ठिकानों पर छानबीन की है। साथ ही साथ हजारीबाग पुलिस का सहयोग लेकर कई जगहों पर जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। अगर हम दूसरी तरफ अगर हम उनके पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करेंगे तो उनके पिता जो है पेशे से वो शिक्षक है। सामान्य तौर पर सामान्य परिवार से शहनवाज हसन आता है, लेकिन अचानक वहां पहुंचने के बाद इस तरीके से जो तमाम तरह की सामने खबरें आई। हालांकि अगर फिलहाल की अगर हम बात की जाए, जिस तरीके से पुलिस ने छानबीन किया है, वे जो है आरएसएस के नेता के साथ साथ जो है विश्व हिंदू परिषद के कई नेता है, साथ ही साथ
तमाम हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता है, साथ ही साथ एक भीड़ भाड़ वाले इलाके पर जो है वो हमले की जो है वो बात भी सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो है अन्य जांच एजेंसियां जो है छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, क्या कुछ सामने अपडेट आ पाता है और इस पर जो है आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी, यह गौरतलब देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। बोकारो के एसपी दफ्तर में आईजी माइकल एस राज ने 2 डीआईजी और 7 जिलों के एसपी के साथ रिव्यू मीटिंग की। उन्होंने सभी जिलों के एसपी से क्राइम के आंकड़ों की जानकारी ली और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर सख्त निर्देश दिए। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी आईजी ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने नक्सलवाद पर भी चर्चा की और संगठित अपराध पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया। झारखंड में जो पूर्व के हिसाब से आज का नक्सलियों का जो गतिविधियाँ बहुत कम रहा है। कुछ जगह पर नक्सलियों का प्रेजेंस रहा है और वो भी बहुत छोटा छोटा दस्ता में चल रहे हैं। वो अपना प्रेजेंस दर्ज करने के लिए इधर उधर कुछ घटना का अंजाम दे रहे हैं। इसमें हम लोग और आगे के भी इसमें बड़ा तरीके से हम लोग अच्छा से प्लान करके लगातार अभियान इसमें चलाएंगे। कि वो जो संगठित अपराध जो भी कर रहे हैं, इस तरीके से एक्सटॉर्शन वगैरह कॉल कर रहे हैं, इसमें हमारा प्राथमिकता है। इसमें निपटने के लिए हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं। आने वाला समय में इसको आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बोकारो के सेक्टर 9 में पड़ोसी पर महिला से छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने का आरोप लगा है। इसका विरोध करने पर पति से मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। पिटाई में घायल पति का इलाज इस वक्त बोकारो सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। यह घटना 6 जनवरी की बताई जाती है, पर महिला के आवेदन के बावजूद बोकारो पुलिस ने अब तक इसे लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़ित का कहना है कि आरोपी जैब जवान है और इसीलिए केस दर्ज करने में आनाकानी की जा रही है। न्याय नहीं मिलने से आहत पति और पत्नी ने बोकारो के एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। जब हम अंदर घुसे तो वो क्या किया, मेरा दुपट्टा खींच दिया पूरा। सलवार समीज पहने हुए थे, वो मेरा फाड़ दिया। वो हमको अजीब लगा। उसको हाथ भी चला, लेकिन उसको हम पार तो पाएंगे नहीं मर्द से हम। फिर भी हम किस तरह खींचातिरी करके हम घर में चले गए। वो भी हम प्रेग्नेंट है, 3 महीना 4 महीना मेरा चल रहा है। उसके बावजूद भी वो मेरे साथ हरकत किया, पता नहीं क्यों मेरे साथ। बगल वाला राजा रविंद्र नाम है, उसका भाई है सब। तो वही बताया कि हम घुस रहे थे घर में, पीछे से धर लिया। तो हमको बहुत बुरा लगा कि हम बोले कि चलो हम लौट के भी क्या करेंगे जब हम इसके खुद नहीं प्रेग्नेंट है सर। तो हम गए उन लोग से पूछने कि क्या हो रहा है। तो बोला कि तो ज़्यादा क्या है रे, पहचान रहा हमको। बोले कि तू बहुत गलत कर रहा है। तो बोला कि जो जिससे करना है कर दे। बोकारो में होमगार्ड बहाली में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए असफल उम्मीदवारों ने डीसी और एसपी दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही एक उम्मीदवार ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की, पर दूसरे उम्मीदवारों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद बोकारो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हाल ही में होमगार्ड बहाली का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, पर उम्मीदवारों ने घूस लेकर मेरिट लिस्ट जारी करने का आरोप लगाया। सिटी डीएसपी ने कहा कि उम्मीदवारों के आरोपों की जांच कराई जाएगी। कर लेंगे हम लोग 40 पॉइंट 42 पॉइंट वाला का नहीं हुआ नौकरी, 15 पॉइंट 30 पॉइंट वाला 3-3 लाख रुपया में बहाल कर दिया। डीसी चोर, एसपी चोर, सब चोर। कोई फायदा हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है। जिसके पास पैसा है उसी का नौकरी है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका नौकरी नहीं है। और क्या बोले बताइए, हम लोग अभी अभ्यर्थी हैं। हाँ, हम भी दौड़े हैं, सारा कुछ में एक्सीडेंट है, फिर भी हम लोग का नहीं आया। गृह रक्षक के जो अभ्यर्थी हैं जो फेल किए हैं और पूरी परीक्षा में असफल है, उन लोग के द्वारा लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और इन लोग का आवाज़ उठा रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है और जिसका रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया है। इन लोग का जो भी मांग है वो अपना लिखित रूप से उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक महोदय को देना चाहते हैं, अपना दे। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर आसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने मधुपुर रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन पहले न्यू गिरिडीह में जमुआ, राजधनवार और हजारीबाग होते हुए रांची जाती थी, पर रेल यात्रियों की मांग पर इस ट्रेन का एक्सटेंशन मधुपुर तक कर दिया गया है। इससे मधुपुर के रेल यात्रियों का रांची आना जाना अब आसान हो जाएगा।
को भी जो हम लोग अमृत भारत के तहत जो पूरे लोकसभा में लगभग 7 स्टेशन को अमृत भारत के तहत उसको विकसित किया गया है। इस स्टेशन को भी पूरी आधुनिकीकरण किया जाए ताकि यहाँ के यात्रियों को, क्योंकि गिरिडीह काफ़ी पुराना शहर है और काफ़ी यहाँ पर लोग हैं जो दूसरी जगह पर जाते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन का भी यहाँ पर ठहराव का हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे। झारखंड में ईडी पर हमले की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की आशंका जाहिर करने का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस और जेएमएम ने कहा कि क्या बाबूलाल मरांडी खुफिया विभाग के चीफ हैं, जो उन्हें हमले की पहले से ही सूचना मिल गई है। उनका बयान यह आशंका पैदा करता है कि वो झारखंड में शांति और अमन का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इसका मतलब बाबूलाल जी इस तरह के हमले कराना चाहते हैं और इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो क्या खुफिया एजेंसी के चीफ हैं? इसका मतलब कहीं न कहीं साजिश रची जा रही है। एडीपी हमला बाबूलाल मरांडी जी और उनके शागिर्दों द्वारा कराया जाएगा और जो भी जिम्मेदारी होगी वो बाबूलाल मरांडी जी पर आएगी। इससे तो साफ प्रतीत होता है कि बाबूलाल जी की और भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ नहीं है। क्या बाबूलाल मरांडी जी संसद में जो उदंडता हुई उस पर अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? किसके अनुशंसा पे वो लोग अंदर प्रवेश किए? क्या राम मंदिर को उड़ाने की जो अफवाह उड़ाई गई मेल के माध्यम से, उसमें कौन लोग शामिल थे? तो बाबूलाल मरांडी जी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।